अब मैंने फिर वो पोर्शन उसमें से डिलीट करवाया और बाकी अपलोड करा दिया। तो कभी कभी होता है मेरे साथ, जब नींद बिल्कुल आउट होती है ना, वैसे मैं अभी डाउट में आ गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे चीजें उल्टी नजर आ रही है। अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में जो है वो कवर किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बेसिक्स को। मैंने एक सवाल आपको घर से करने के लिए दिया था ऐसा। अच्छा, वो सवाल आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं जरा सा उसको जो है वो टैली करवा देता हूँ, ताकि आपको जो है वो आपने जो वेरिएंसेस निकाले हैं वो आपको जो है वो समझ आ जाए कि सही निकले या गलत निकले। आए जरा दो से सवाल को हम देखें। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का क्या मतलब है भाई? दो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का मतलब होता है एक यूनिट की क्या कॉस्ट है, उसमें मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, हम उसको बेचेंगे कितने में, डिटेल्स अबाउट वन यूनिट। ठीक है, आइंदा के बाद जब वर्ड देखो ना स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, इसका मतलब है डिटेल्स अबाउट वन यूनिट। ठीक है, फिर सर हमारे पास 10 kg मटेरियल लग रहा है और 1 kg कितने में आ रहा है मेरे बच्चों? 15 में। इस तरह 4 घंटे लग रहे हैं, एक आर कितने में आ रहा है? 8 रुपए में। इसी तरह वेरिएबल रेट के भी 4 घंटे लग रहे हैं और एक आर कितने में आ रहा है? 5 रुपए में। ठीक है जी। फिर हमारे पास सर एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए कितने? 4800, और अकॉर्डिंगली हमारा खर्चा हुआ है जो नीचे आ रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जनाब हर कॉस्ट एलिमेंट का, हर इनपुट का वेरिएंस अलग अलग निकालना है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट कौन सा है? मटीरियल। तो मैं मटीरियल के अगर वेरिएंसेस देखूं, सर मेरे पास मटेरियल में सबसे पहले मैंने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए फिनिश गुड्स के, इसी से हम वेरिएंस का स्टार्ट लेंगे कि हमने बनाए कितने यूनिट्स है जी। 4800 यूनिट्स हमने बनाए। प्यारे बच्चों, एक यूनिट कितने में बन जाना चाहिए था मटेरियल का? सर 10 kg में बन जाना चाहिए था। और 10 kg का रेट क्या था सर? सर 15 रुपए पर kg। तो खर्चा कितना आना चाहिए था? 7,20,000 ऐसा। सर मेरे पास मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है बच्चों? सर मेरे पास 50,000 kg मैंने यूज किया है मटेरियल, और 50,000 kg मैंने इस्तेमाल किया। 1 kg कितने का इस्तेमाल किया सर? 16 रुपए का। कितना खर्चा आता है सर? इसका मतलब है मैंने कंपनी को नुकसान दिया कितने का? 80,000 रुपए का। इस 80,000 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारे पास सर किसका? सर प्राइस वेरिएंस। सर हमें 1 kg खरीद लेना चाहिए था कितने में? 15 में। हमने खरीदा कितने में? 16 में। हमने कितने kg खरीदे? तो हमने कंपनी को 50,000 रुपए का नुकसान दिया बाय परचेजिंग मटेरियल महंगा, ऐसा। अच्छा, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस वो कैसे निकलेगा जी? सर हमारे पास यूनिट्स बने 4800, हर यूनिट बन जाना चाहिए कितने में? 10 kg में। तो 48,000 kgs कंज्यूम होने चाहिए थे, हमने कितने कंज्यूम कर दिए? मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 15 का, कितना? 30,000 रुपए। क्या ये वेरिएंसेस टाई हो रहे हैं? दोनों मिला के 80,000 के बराबर आ रहे हैं। अच्छा, ये सबने सही कर लिया था मेरे बच्चों, पक्का? अच्छा, देखो ये बुनियादी वेरिएंसेस है, इनमें मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आगे इसी वेरिएंसेस पे हमने चीजें कैपिटलाइज करनी है। तो पहला फ्लोर ही अगर कच्चा है ना, तो बिल्डिंग 2 माले के बाद गिरेगी नहीं, 2 माले के बाद जमीन बोस हो जाएगी सर, तबाह बर्बाद हो जाएगी, और इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस भी उसके साथ ऐसे ही नीचे जाएगा। लेबर, सर मैंने कितने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए फिनिश गुड्स के? 4800। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक यूनिट पे कितने घंटे लगाने थे? सर एक यूनिट पे 4 घंटे और 1 घंटा 8 रुपए में, ठीक है जी। तो 4 आवर्स एट द रेट 8 रुपए पर आवर, क्या आ रहा है सर? कितना? 1,153, पक्का? अब बताओ आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? एक्चुअल कॉस्ट है सर आपकी 21,000 आवर्स इंटू 7 पॉइंट कितनी? 15। तो इसका मतलब है हमने यहाँ कंपनी के लिए अच्छा काम किया कुछ।
₹2400 हमने कंपनी को बचा के दिए, और इसके बचाने के 2 रीजन थे। ऐसा, पहला रीजन सर लेबर का रेट वेरिएंस। ऐसा सर मेरे पास एक आर आना चाहिए था, कितने में? 8 में। मैंने कितने में एक आर खरीदा? 7.2 में, मल्टीप्लाई बाय 21,000 घंटे, कितना जी? 16,800 का फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि हमने सस्ते घंटे खरीदे। लेकिन हमने दूसरी जगह कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया। जो काम 4800 इंटू 4 में, यानी सर कितने घंटे? 90। ये कितने बंदे टोटल? 19,200 घंटों में हो जाना चाहिए था, वो हमने 21,000 घंटों में किया, मल्टीप्लाई बाय 8, कितना जी? 14,400 नुकसान। ऐसा, ये भी सबने कर लिया है। अच्छा जी, बड़े दोस्त आगे, किसी को इसमें कोई इशू, पंचायत पसूड़ी पंगा प्रॉब्लम? अच्छा जी, लेबर के बाद सर वेरिएबल ओवरहेड्स। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोगों ने बंदे के बच्चे बन के इसको किया जरूर होगा, ठीक है जी। और जो नहीं कर गया, कितने लोगों ने नहीं किया? जो झूठ बोलेगा इंशाल्लाह फेल होगा। कितने लोगों ने नहीं किया? एक बंदे ने नहीं किया, सच बता दी बस। और ये तो मैं अपने टीचर को कहानी सुनाता था, कॉपी घर पे रह गई, इसकी जगह दूसरा सवाल कर लिया, वो कहाँ है? वो दूसरी कॉपी में है। चलो अब बताओ जी, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना जी? सर 4800 यूनिट्स है मेरे पास, एक यूनिट में 4 घंटे, और 1 घंटे का रेट कितना है? 1 घंटे का रेट है हमारे पास 5 रुपए। 96,000 रुपए की टोटल कॉस्ट लगनी चाहिए थी, बट हमने माशाल्लाह कंपनी की खबर खोदने में नहीं, अच्छा तो सस्ता काम है। चलो जी, यहाँ हमने कंपनी को बचा के दिया कुछ पैसा, कितना जी? 12,000। सर सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट नहीं होता, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या कहते हैं? अच्छा, तरीका सबका एक ही है कैलकुलेट करने, ठीक है जी। अब बता जी, 1 घंटा कितने में आना चाहिए था? 5 में। हमने कितने में खरीदा? 4 में, मल्टीप्लाई बाय 21,000 भाई, कितना लॉस? 21,000 का ही लॉस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो जी, फिर सर वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको एफिशिएंसी कहते हैं। किस तरह जी? सर 4800 यूनिट्स बने हैं, एवरी यूनिट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन 4 आवर्स, बट हमने माशाल्लाह लगा दी कितने? मल्टीप्लाई बाय कितना? ऐसे ही है मेरे बच्चों, यहां तक हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी आज, अभी तक हमने वही सारी चीजें कवर की हैं जो हमने पिछली क्लास में देखी। नहीं याद आ रहा है? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी ने रुकना है मुझे कह के तो मैं इसकी कॉपी कर। वेरिएबल ओवरहेड को प्राइस और यूजेज वेरिएंस का नाम दिया है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप नाम इसके अभी थोड़े टाइम में ना पक्के हो जाएंगे। लेबर के, मटेरियल के कौन कौन से प्राइस और यूजेज? लेबर का रेट और एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, ठीक है जी। दिखा दें एक दफा, कहां से दिखाऊं? मटेरियल से। इस क्वेश्चन में फिनिश गुड्स पर यूनिट का क्या करना है? इग्नोर जी। बड़े हम आगे, प्यारे बच्चों, हमने आज थोड़े से और टेढ़े सवालात देखने, टेढ़ी चीजें देखनी। वेरिएबल दिखा दें अगेन जरा सा, ये लो जरा सा। बड़े आगे, बड़े। अच्छा चलो, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रख रहा हूं। अभी उसको देखते हैं मुस्तफा के किस तरह उनके लेक्चर्स होंगे, रोज होंगे या हफ्ते में 4 दिन होंगे, देख लेते हैं। बोर्ड भी देख रहा हूं।
सारी चीजें छोड़ दो, पूरा फोकस बोर्ड पे करो। ये 1-2 वेरिएंसेस हम और सीखने वाले हैं। हमारे कोर्स में 6 वेरिएंसेस हमने कवर कर लिए। कौन से? मटेरियल के 2, लेबर के 2, वेरिएबल के 2। असल में वो एक ही है, एक ही जैसे सारे। अभी आपने फिक्स्ड ओवरहेड के 5 वेरिएंसेस कवर करने, मटेरियल के 2 और कवर करने, और सेल्स के 2 कवर करने। 5, 2 और 2 कितने होंगे टोटल? 9 वेरिएंसेस। 2 लेबर के और कवर करने, 11 वेरिएंसेस कवर करेंगे, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगेन इस टॉपिक का सबसे बड़ा मसला ये कि आपको वेरिएंस निकालना आता भी हो ना, तब भी सवाल सॉल्व नहीं होता। क्योंकि वेरिएंसेस के लिए जो डाटा आपको अभी ऐसे प्लेट में रख के मिला हुआ ना, यहां से आपने 4 उठाया, वहां से 3 उठाया, डाटा ऐसा नहीं होगा पेपर। आपको ये 10 kg ढूंढना पड़ेगा, आपको ये 15 रुपए ढूंढना पड़ेंगे। ठीक है जी। यानी वेरिएंसेस के लिए जो डाटा चाहिए होता है वो आपको क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है। जब आपने एक दफा वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया तो ये तो आ गया ना समझ में। अब तो आपको डाटा जो भी दिया जाए आप निकाल लोगे वेरिएंसेस। तो सवाल पेपर में मुश्किल किस चीज के लिए होता है? वेरिएंसेस का ये डाटा ढूंढना होता है। तो लोगों के जहनों में एक बात बैठी होती है कि फॉर्मूला याद करो तो काम हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहां तक तुम्हारी हेल्प करेगा ना, लेकिन जो सवाल में से ये डाटा निकालना है कि एक यूनिट पे कितना केजी लगता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड नहीं देता सवाल में, आपको बिल्डअप करना पड़ता है। ठीक है जी। वो चीज है जो लोगों का फिर जो है वो मामला खराब करती। जब इनपुट ही नहीं होंगे तुम्हारे पास तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे? ऐसा है। अब मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, एक बहुत ही आसान चीज है, लेकिन तुम लोग गलती करके आते हो तो मैं इसको थोड़ा तरीके से समझाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी ने अपना बजट बनाया कि मेरी सेल्स होगी 10,000 यूनिट और 1 यूनिट में 10 रुपए में बेचूंगा। कितनी सेल्स होगी मेरी? 1 लाख। और मेरी कॉस्ट होगी 10,000 यूनिट इंटू 8, कितनी है जी? तो सर मेरे पास प्रॉफिट बनेगा कितने का? ये कंपनी का बजट है, सिंपल नन्ना मुन्ना सा बजट। सेल जितनी, कॉस्ट जितनी, 20,000 कमाने। हमने क्या किया? हमने मार्केट का हाल देखा। हमने कहा यार अगर हम 1 यूनिट पे 2 रुपए बढ़ा देना तो हमारी डिमांड नहीं गिरेगी। वैसे आमतौर पे प्राइस बढ़ाने से क्या होता है? डिमांड गिर जाती है। हमने सोचा जी प्राइस बढ़ा देते हैं और इंशाल्लाह ताला डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, 10 रुपए की जगह प्राइस कितनी कर दी? 12 कर दी। जब हमने 12 की तो हमारे पास अब सेल्स आई। सेल्स 10,000 इंटू 12 कितनी हो गई जी? अच्छा सीधी सी बात है, जब प्राइस बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस बढ़ा देने से कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? कुछ नहीं बढ़ेगी सर। सर मेरी कॉस्ट अब भी कितनी रहेगी? सर 10,000 इंटू 8 कितना जी? तो बताओ हमारे प्रॉफिट में कितना इजाफा हुआ? सर हमारा प्रॉफिट हो गया 40। प्रॉफिट में इजाफा कितना है सर? 20,000। सर रेवेन्यू में इजाफा कितना है सर? इसका मतलब है जब आप सेल्स प्राइस को तब्दील करते हो जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाए या कम हो जाए, तो जितना डिफरेंस आपके रेवेन्यू यानी सेल्स में आ रहा है उतना ही डिफरेंस आपके प्रॉफिट में भी आएगा। ऐसा है, जितना डिफरेंस आपके रेवेन्यू में आ रहा है उतना ही डिफरेंस किस में आएगा? प्रॉफिट में भी आएगा। ये मानते हो? तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस बढ़ा देने से, कम कर देने से जितना चेंज रेवेन्यू में आता है उतना ही चेंज प्रॉफिट में आता है। अब गौर से सुनना, वेरिएंसेस जो तुम मालूम करते हो, पर जाओ ये तुमने जो वेरिएंस मालूम किया, तुमने कहा जी हमारे पास 2400 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस है। ऐसा है? इस 2400 का मतलब क्या है? कंपनी का प्रॉफिट 2400 रुपए बढ़ गया कॉस्ट कम रखने की वजह से। इसका मतलब है सारे वेरिएंसेस जो आते हैं ना वो प्रॉफिट की टर्म्स में होते हैं। किसमें होते हैं? एक फेवरेबल वेरिएंस क्या बता रहा है? कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। एक एडवर्स वेरिएंस क्या बता रहा है? कंपनी का प्रॉफिट गिर गया। ठीक है जी। तो जितने भी वेरिएंसेस हैं वो क्या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं? बजट के मुकाबले में हमारा प्रॉफिट बढ़ा या प्रॉफिट कम हुआ। मेरा एक सवाल है, अगर मैं आपसे कहूं, गौर से देखना है इसमें, कि मेरा रेवेन्यू 20,000 बढ़ा, ये बात सही है, और मैं कहूं सर मेरा प्रॉफिट भी 20,000 बढ़ा, ये भी बात सही है, तो सर क्या रेवेन्यू का बढ़ना और प्रॉफिट का बढ़ना या बराबर है? यस सर। अब मैं एक चीज कैलकुलेट कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो। मैं कह रहा हूं जी मैं निकाल रहा हूं सेल्स का प्राइस वेरिएंस। 1 यूनिट बिकने में बिकना चाहिए था कितने में?
10 में। हमने कितने में बेचा? अच्छा किया बुरा किया? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सर। हमने माशाल्लाह 2 रुपए ज्यादा कस्टमर से जो है वो निकाले। कितने यूनिट हमने बेचे? 10,000। तो बताओ, हमने कंपनी की सेल्स भी 20,000 से बढ़ाई और प्रॉफिट भी 20,000 से बढ़ाया। सेल्स भी 20,000 से बढ़ाई, और क्या मैं सेल्स के बढ़ने में इंटरेस्टेड हूं या प्रॉफिट के बढ़ने में? प्रॉफिट के बढ़ने में। क्या मैं कह सकता हूं 20,000 से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा? इसका मतलब है सर, सेल्स प्राइस वेरिएंस 2 चीजें इंडिकेट कर रहा होता है कि प्राइस डिफरेंट चार्ज करने की वजह से आपकी सेल्स में कितना इजाफा हुआ और प्राइस डिफरेंट चार्ज करने की वजह से आपके प्रॉफिट में कितना इजाफा हुआ। ये दोनों बातें बता रहा होता है। हम किसको जानने में इंटरेस्टेड है? क्या ये 20,000 में कह सकता हूं कि हमारा प्रॉफिट 20,000 बढ़ा है सेलिंग प्राइस बढ़ा देने से? ऐसा है? अगर मैं कम करता तो मेरा प्रॉफिट भी कम होता, रेवेन्यू भी कम होता। मैं रेवेन्यू के बढ़ने कम होने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं? तो क्या ये प्रॉफिट का चेंज है या रेवेन्यू का चेंज है? ये दोनों का चेंज है। यानी 20,000 रुपए हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है, 20,000। वेरिएंसेस में हम किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? रेवेन्यू के चेंज में, प्रॉफिट के चेंज में? प्रॉफिट के चेंज में। तो क्या मैं कह सकता हूं बाय चार्जिंग 2 रुपीज हायर वी हैव मैनेज्ड टू अर्न 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है जी, आवर प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 20,000 रुपीज। ऐसा? ये प्रॉफिट का चेंज है, रेवेन्यू का चेंज है? मैं बार बार पूछूंगा, ये दोनों का चेंज है। हम किस में इंटरेस्टेड है? तो आइंदा के बाद जब भी मैं सेल्स प्राइस निकालूंगा, मैं कहूंगा 1 यूनिट इतने में बेचना था, 1 यूनिट इतने में बेचा, और मैंने सर 10,000 यूनिट बेचे, 2 रुपए महंगे बेचे, तो कंपनी के प्रॉफिट में 20,000 का इजाफा हुआ। ऐसा है? अब मैं इसको एक सिचुएशन से कंपेयर करने जा रहा हूं, लेकिन पहले ये कॉपी कर लो। अच्छा, एक चीज और देखो, ये एक माशाल्लाह देखो रट्टे वाले बच्चे हैं, पकड़े जा रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है इसको 12 माइनस 10 करते तो ज्यादा अच्छा होता। पॉजिटिव आता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई मैं अपने आप को हमेशा बजट से कंपेयर करता हूं। मैं क्यों रट्टा मारूं कि ये वाला वेरिएंस ऐसे नहीं ऐसे रखना, वो वाला वैसे नहीं वैसे रखना। भाई आप हमेशा बजट को एक्चुअल से कंपेयर, यानी बजट आप सामने रखो, 10 रुपए आप देखो जी मैंने कितने लगाए। रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं जब आपको इतना सेंस नहीं है कि यार मैं 10 रुपए वाली चीज 12 में बेच रहा हूं तो ये मेरे लिए फेवरेबल है, साइंस का कुछ भी हो। देखो, अगर इस तरह आपके जहन में चीजें बैठ जाएंगी ना कि आपका जहन साइन के ऊपर जा रहा होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये टॉपिक आपको हिला के रख दे। लेकिन अगर एक दफा भेजे में बात बैठ गई ना कि मैकेनिक्स कैसे चल रही है, कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, यकीन करो उसके बड़े से बड़े सवाल को आप 10 मिनट में ग्राउंड कर सकते हो। मुझे बताओ ये कंपनी के फेवर में या कंपनी के अगेंस्ट है? इसलिए कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट बजट के मुकाबले में कम रहे और हमारा रेवेन्यू बजट के मुकाबले में ज्यादा रहे। तो आप हमेशा बजट को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। बजट पहले रखेंगे, एक्चुअल बाद में रखेंगे। अगर मेरी बजटेड कॉस्ट 10 है और मेरी एक्चुअल कॉस्ट 12 हो जाए तो मैं कहूंगा मुझे नुकसान हो गया। अगर मेरी बजटेड सेल्स 10 है और मेरी एक्चुअल सेल्स 12 हो जाए तो मुझे फायदा हुआ है। तो सेल्स के वेरिएंसेस में आप हमेशा बजट को बीट करना चाहते हो, और कॉस्ट के वेरिएंस में आप हमेशा चाहते हो कि बजट से आप क्या रहो, नीचे रहो। ऐसा है? बड़े हम आगे सर, ये कॉपी करना है तो कर लो, मैं आगे जी। वेरिएबल कॉस्ट, क्या मैंने किसी जगह पे भी कॉस्ट को तंग किया? नहीं किया, क्योंकि सेल्स प्राइस बढ़ा देने से कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अनलेस के जैसे कमीशन टाइप की कॉस्ट है वो सेल्स पे डिपेंड कर रही। ठीक है जी, लेकिन हम चूंकि यहाँ वेरिएंसेस निकालते ही प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस के वेरिएंसेस नहीं निकलते। ठीक है जी, तो हम कहते हैं जी जब हमारा 1 यूनिट बिकेगा 10 की जगह 12 में, तो ना हमारा मटेरियल महंगा होगा ना हमारा लेबर महंगा होगा, 1 यूनिट उतने का ही रहेगा। ठीक है ना? चलो जी, प्रॉफिट वाली बात रिपीट कर रहे हैं, रेवेन्यू वाली बात रिपीट कर रहे हैं। भाई 2 रुपए आपने ज्यादा चार्ज किया कस्टमर से, आपका रेवेन्यू बढ़ा, 1 लाख से 1,20,000 हो गया, लेकिन आपका प्रॉफिट भी 20,000 से 40,000 हो गया। तो जितना चेंज रेवेन्यू में आया उतना ही चेंज प्रॉफिट में आया। ऐसा? तो सेल्स प्राइस वेरिएंस आपको ये बताता है कि हायर प्राइस चार्ज करने की वजह से आपका रेवेन्यू कितना बढ़ा और आपका प्रॉफिट भी कितना बढ़ा। डन? चलो जी आगे बढ़े। जी मेरा बच्चा, कम भी हो सकता, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट गिर भी सकता है अगर आप 10 की जगह 8 रुपए चार्ज करें। अच्छा मेरे बच्चों, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो। यहाँ देखो, मैं एक सिनेरियो आपके सामने और रख रहा हूं, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे।
एक बात बताओ सर, कंपनी ने बजट बनाया और बजट में कंपनी ने क्या हो जाता है इसका, बजट में कंपनी ने ये रखा कि जी हमारी सेल्स होगी 10,000 यूनिट इंटू 10, कितने जी? 1,00,000। अब जवाब आपने देना है मुझे। कॉस्ट 10,000 इंटू 8, 8 रुपए में बनेगा, 10 में बेचेंगे, 80,000 की कॉस्ट होगी, 1,00,000 की सेल्स होगी, 20,000 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। सर हमें पता चला कि हमारा एक कंपैरेटर मर गया, हमारा एक कंपैरेटर मर गया, उसके कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें 10 की जगह 12,000 यूनिट बेचने का मौका मिलेगा। तो अब बताएं सर, हमारा एक्चुअल रिजल्ट कुछ इस तरह रहा कि हमारी जो सेल्स है वो 10 की जगह कितनी हो गई? अच्छा, हमने प्राइस 10 ही रखी, कितना हो गया जी? 1,20। सर हमारी जो कॉस्ट है, अब 12,000 यूनिट प्रोड्यूस भी हुए, तो सीधी सी बात है, जब 12,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए तो कॉस्ट भी क्या हो गई? बढ़ गई। अब बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाँ, अब आया प्रॉब्लम। अब क्वांटिटी बढ़ जाने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से, यूनिट्स बढ़ जाने की वजह से आपकी सेल्स तो 20,000 से बढ़ी, लेकिन आपका प्रॉफिट 20,000 से नहीं बढ़ा। आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ा सर? ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसका? सर क्योंकि सेल्स बढ़ने के दो रीजन होते हैं, या तो प्राइस बढ़ जाए या वॉल्यूम बढ़ जाए। जब प्राइस बढ़ता है तो जितना रेवेन्यू बढ़ता है उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो वॉल्यूम सिर्फ सेल्स को नहीं बढ़ाता बल्कि कॉस्ट को भी बढ़ाता है। तो सर हम 100% रेवेन्यू का इंक्रीज, 100% रेवेन्यू का इंक्रीज यानी 20,000 का इंक्रीज प्रॉफिट में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ा? 20,000, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ा? अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई हमें कितने यूनिट बेचने चाहिए थे? 10,000 बजट किया था, हमने कितने बेचे? 12,000। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट बेच के मैंने कितना प्रॉफिट बनाया। 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट बेच के मैंने कितना प्रॉफिट बनाया। रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, मुझे प्रॉफिट का इंक्रीज चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करूं उसको? सर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, हैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे ये बता देगा रेवेन्यू कितना बढ़ा है। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं ये जानने में। मैं क्या जानने में इंटरेस्टेड हूं? मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा। तो मुझे बताओ, मेरे पास 1 यूनिट का बजटेड प्रॉफिट कितना है? 2 रुपए। तो याद रखिएगा, जब मैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने जाता हूं तो मैं कहता हूं जी मुझे बेचने थे 10, मैंने बेचे 12। 2,000 क्या किया मैंने? ज्यादा बेचे। ज्यादा बेचे तो ज्यादा बेच के मैंने रेवेन्यू कितना कमाया, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि 2,000 ज्यादा बेच के हमने प्रॉफिट कितना बढ़ाया। तो बताओ उसको मल्टीप्लाई किससे करूं? सर प्रॉफिट पर यूनिट से, रेवेन्यू पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। बताओ क्या आ रही है? इसका मतलब ये कि सर मेरे पास एक खाका मेरे जहन में बन गया कि सेल्स के दो वेरिएंसेस हैं। पहला वेरिएंस है किस चीज का? प्राइस वेरिएंस। ये आपको क्या बताता है? प्राइस हायर चार्ज करने की वजह से आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा। दूसरा वेरिएंस क्या बता रहा है? वॉल्यूम ज्यादा रखने की वजह से आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा। क्योंकि हम सारे वेरिएंसेस से क्या चाहते हैं कि वो हमें ये बताए कि जी हमारा प्रॉफिट कितना बड़ा है, ऐसा। अब बताएं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को हम सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट किया करेंगे या प्रॉफिट पर यूनिट से? ये कभी भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कैलकुलेट नहीं होगा। अदरवाइज हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? रेवेन्यू का इंक्रीज, जो हम नहीं चाहते देखना। हम क्या देखना चाह रहे हैं? अब बताओ, सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा? कितने बेचने थे, कितने बेचे, दोनों के डिफरेंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? सर सेल्स प्राइस वेरिएंस ऐसे नहीं निकलता। सेल्स प्राइस वेरिएंस निकलता कितने का बेचना था, कितने का बेचा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या बता रहा होता है? सर 2,000 ज्यादा यूनिट बेच के मैंने प्रॉफिट कितना बनाया, मैंने रेवेन्यू कितना बनाया, ये नहीं देखना मुझे। मैंने क्या देखना है? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं एक छोटा सा फंक्शन डेवलप कर लूं, मैं आपसे कहूं जनाब मेरे पास 1 यूनिट बेचना था 10 का, मैंने 1 यूनिट बेचा 12 का, मुझे जो एडिशनल अमाउंट मिली इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितने यूनिट से सर? क्योंकि मैंने बेचे 10,000, तो ऊपर वाली एग्जांपल ऐसा। तो मुझे बताओ मेरा वेरिएंस
ये जो आई, ये कौन सा वेरिएंस है? सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या इंडिकेट कर रहा होता है? ज्यादा रेट चार्ज करने की वजह से हमारे प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में कितना चेंज आया, डन। लेकिन जब मैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने जाता हूं तो मैं कहता हूं जनाब मैंने बेचने कितने थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मैंने बेचा कितना, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, नहीं क्या चीज, प्रॉफिट पर यूनिट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं ज्यादा बेच के कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। आप यकीन करें ये बीच में ना कोई तकरीबन 4 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि सेल्स के 2 वेरिएंसेस आपके कोर्स का पार्ट नहीं थे, तो दरमियान में आपको 4 साल कैफ के पेपर्स में सेल्स के वेरिएंसेस नजर नहीं आएंगे। फिर सर पिछले 1.5 साल से जो कोर्स चेंज हुआ, इन्होंने सेल्स वेरिएंसेस को दोबारा कोर्स में इंक्लूड कर दिया, और ये होना भी चाहिए, अदरवाइज जो है वो चीजें समझ ही नहीं आए लोगों को, वेरिएंसेस करके चले जाए लेकिन पूरी लॉजिक नहीं बने उसकी। अब बताइए सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या इंडिकेट करता है? ज्यादा प्राइस चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ा। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या इंडिकेट करता है? ज्यादा या कम यूनिट बेचने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट कितना कम हुआ। ऐसा है, ये कॉपी करें तो मैं इस पे आपको सवाल दे दूं। जी मेरा बच्चा, अभी आएगा, अभी दोनों बढ़ाते हैं एक साथ। तेरी खैर, चले जी। विच वेरिएंस आर वी कवरिंग टुडे? मोस्ट प्रॉब्ली हम सेल्स वेरिएंसेस कवर करेंगे और प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। ऑनलाइन 14,000 जी। अभी अभी सारा आ रहा है ना, एक साथ रुक जाओ, सारे एक साथ देता हूँ। सेल्स वॉल्यूम का वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्रॉफिट एक्सप्लेन कर दें। अभी बेटा मैंने पूरी कहानी सुनाई जिसमें मैंने जुलेखा को 5 दफा जो है वो उसको उसका ओनर जन्म करवाया। मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है जी। सर मैंने ये आपको बताया कि कंपनी जब ज्यादा यूनिट बेचती है ना तो कंपनी की सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ती, साथ में क्या बढ़ता है, कॉस्ट भी बढ़ता है। सेल्स तो बढ़ती है, साथ में क्या बढ़ता है, कॉस्ट भी बढ़ती है, क्योंकि प्रोड्यूस करने में खर्चा भी आएगा। तो अगर 1 यूनिट में 10 रुपए का बेचता हूँ और 8 रुपए का बनाता हूँ, मैं 1 यूनिट बनाऊंगा मुझे कितना फायदा होगा, 2 रुपए का। 2 यूनिट बनाओगे कितने का फायदा होगा, 4 रुपए का। इसका मतलब आप जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे हर यूनिट पे आप कितना कमाओगे, सिर्फ 2 रुपए। तो मैंने कितने ज्यादा बेचे, 2000 यूनिट, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करूं मैं, 2 रुपए से। ऐसा ये सवाल अगर किसी ने दोबारा पूछना तो दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूं, या आगे बढ़े हम हैं। ओके सर, चलो जी। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ वो पहले खुद सॉल्व करूंगा, ठीक है जी। बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों, ये नजर आ रहा है? देखो मेरी आज की और यस्टरडे की असेसमेंट तुम लोग के बारे में यह है, जिन बच्चों ने भी ज्वाइन किया, जो पुराने भी हैं, तुम लोग थोड़े स्लो, ठीक है। तो मुझे तुम लोग के साथ टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। तो अब तो क्लास रूम 2 घंटे का रखेंगे, फिर मैं आपको कुछ चीजें दे के जाया करूंगा होमवर्क, उनके मैं आपको सोल्यूशंस दिया करूंगा और पूरी ईमानदारी से तुम लोगों ने काम करना है। इस वक्त जो तुम लोगों का हिसाब किताब है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे मेरी तरह स्लो हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है हमने, ठीक है। मतलब आपने रोना धोना नहीं डालना। जी मेरा प्यारा बच्चा, नहीं होगा, इसलिए अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी अभी बैठ के बनाया सुबह आपके लिए। इस जैसे क्वेश्चन, इस जैसा क्वेश्चन मैनुअल में ही है, वो मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। कहाँ गया ये रहा सर, ये इससे छोटा क्वेश्चन है, ये भी कराऊंगा। तो सर इस तरह तो फिर हमें मतलब नहीं। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं एक चीज पे ईमान रखता हूं कि मैं बच्चा देख के पढ़ाता हूँ सामने, ठीक है। अगर मुझे लगता आप थोड़े से तेज हो तो मैं शायद डायरेक्ट अभी फिक्स ओवरहेड के वैलेंसेस पे आ जाता, वो करवा। लेकिन मुझे एक बात पता है कि यार अगर मैंने भी थोड़ा भी आपको किसी जगह पे पुश किया चीजों में, तो इस टॉपिक से इस दफा मैं 18-19 नंबर का सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको रिस्क पे डाल दूंगा, ठीक है जी।
तो मुझे जहां लगेगा कि जी इस एरिया पे काम करने की जरूरत है, मैं अगली पूरी क्लास आगे उसमें करा के जो सवाल होंगे खुद बना के करा दूं। लेकिन तो आप लोगों ने मेरे साथ चलना है, ठीक है। मैं मैकेनिकली नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर ग्रुप एक जैसा नहीं होता। मेरे 2021 के लेक्चर्स देखोगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 8 क्लासों में खत्म हो गया। लेकिन अगर मैंने आप लोग 8 क्लासों में खत्म कराया ना, तो आप खत्म हो जाओगे, ठीक है जी। आप में से वो 5% लोग ऐसे होंगे जिनको पूरी चीजें आती होंगी, बाकी जो है वो बुलडोज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब आप नंबर देख रहे हो बच्चे का कितना है, मैं इसको लूज करूंगा? कभी भी लूज नहीं करूंगा, है। आपके लिए तो एक पेपर है, मेरे लिए तो करोड़ों रुपया है। आगे बढ़ो जरा दोस्त, जो शाबाश। हम दोनों के पास मेहनत करने के अपने रीजन है, ठीक है, मैं ये बता रहा हूं। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना हुआ जी 1 यूनिट का। अब इस स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में जरा सा एक नुमाया डिफरेंस देखना। मटेरियल सर 6 kg लगेगा 1 यूनिट के ऊपर, और 1 kg कितने का आएगा? 20 रुपए का। लेबर 4 घंटे 25 रुपए का। वेरिएबल लोड भी 4 घंटे और 15 रुपए का। 1 यूनिट बनाने पे टोटल खर्चा कितना आएगा? कितने? 280, ठीक है जी। 1 यूनिट हम बेचेंगे कितने में? 350 रुपए में। तो हमारे 1 यूनिट पे प्रॉफिट कितना बनेगा? 70 रुपए का। ये प्रॉफिट हमने किसके लिए निकाला है? ना मनुष्य, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के लिए, प्राइस के लिए नहीं। किसके लिए? चलो ये हमारे सामने आ गया। फिर उसने कहा जी हमने बेचने कितने यूनिट थे? 10,000। हमने बनाए कितने और बेचे कितने? तो सर अब गौर से सुनो, मटेरियल के वेरिएंसेस, लेबर के वेरिएंसेस और वेरिएबल रेट के वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हुए आपने इस क्वांटिटी को नहीं देखना। आपने नहीं देखना, क्यों? क्योंकि आपने कितने यूनिट बनाए? 9,000। तो आप बजटेड क्वांटिटी को नहीं देखोगे। आप कहोगे जी मैंने 9,000 यूनिट बनाए, 9,000 यूनिट के हिसाब से वेरिएंसेस निकलेंगे। मुझे एक बात बताओ, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। ये सवाल आपने शुरू किया था, कितने यूनिट बनाए थे आपने? अगर यहां लिखा होता कि बजटेड यूनिट्स हैं 5,000, तो क्या मैं कहीं उसको इस्तेमाल करता? नहीं करता। तो मैं मटेरियल, लेबर और वेरिएबल रेट के वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हुए कभी भी ये नहीं देखता कि मेरे पास फिनिश गुड्स के बजटेड यूनिट्स कितने हैं। मैं कहता हूं बकवास बात है, मैंने जितने यूनिट बनाए हैं उसके हिसाब से खर्चा कितना होना चाहिए था, और मैंने कितना किया, मुझे इस पे इवैल्यूएट किया जाए। क्योंकि मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर एक वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल रेट एक वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं यूनिट ही कम बनाऊंगा तो मेरा खर्चा क्या होगा? कम होगा। तो मुझे सर हमेशा इवैल्यूएट करें आप किसकी बेसिस पे? जो मैंने एक्चुअल यूनिट्स बनाए उसके हिसाब से आप देखेंगे मुझे खर्चा कितना करना चाहिए था और मैंने खर्चा कितना किया है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं किसके हिसाब से इवैल्यूएशन करूं? 10,000 के हिसाब से, 9,000 के हिसाब से? 9, ये सारे खर्चे कितने यूनिट बनाने के लिए हुए? 9,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो इसको कंपेयर भी करो 9,000 यूनिट के बजट से, ऐसा। फिर नीचे आ रही है सेल्स कितने की? 3420,000। सेल्स को छोड़ के आप मुझे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल रेट के वेरिएंसेस निकाल के दे दें। जो सेल्स का भी निकाल सकता है निकाल दे, ना निकाले मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है जी। मुझे इसमें से आप मटेरियल, लेबर और वेरिएबल रेट के वेरिएंसेस निकाल के दे दें, ये आपको आते हैं। और गलत कर देना, जिसको नहीं भी आता भी है ना, और गलत करना कर दो गलत। क्लास में गलती करोगे मसला नहीं है, ठीक है जी। और गलती करोगे तो सीखोगे, शाबाश। चले आए जरा इस सवाल को हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। अच्छा, मेरी अब रिक्वेस्ट है कोई लिखेगा नहीं, हाँ, जिससे जितना करने था कर लिया, क्योंकि मैं कुछ चीजें इसमें करवा रहा हूँ वेरिएंसेस के अलावा। बोर्ड में देखो दोस्त, मुझे एक बात बताएं, आपने साल के शुरू में सोचा था आप 10,000 यूनिट बना के बेचोगे और 1 यूनिट पे क्या कमाओगे? 70 रुपए। बोर्ड पे देख लो, छोड़ दो लिखना, छोड़ो। आपने सोचा था कि आप 10,000 यूनिट बेचोगे एंड आप कमाओगे कितना इसके ऊपर? 70 रुपए के हिसाब से। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जी कंपनी का बजटेड प्रॉफिट कितना था, तो मैं कहूंगा देखो कंपनी ने ओरिजिनली सोचा था कि वो 10,000 यूनिट बेचेगा, और कंपनी का ये टारगेट था कि हर यूनिट पे 70 रुपए की
जो है वो प्रॉफिट जनरेशन होगी, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का होगा? 7 लाख रुपए का। ये हमारा बजटेड प्रॉफिट है। ऐसा ऐसा ही है मेरे बच्चों। फिर ये पहले मांगा था आपसे एग्जामिनर ने, कैलकुलेट कर दिया। दूसरा, कंपनी का, मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, और एक चीज तसल्ली और तामुल से सुनना जो मैं कह रहा हूं। लड़के छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दे, मना कर दे, बोल इन क्लास कांट टॉक, ठीक है? जुम्मे का दिन है यार, बोला आज तो छोड़ दो ना, देख लो। मुझे एक बात बताएं, आपने यूनिट्स बनाए कितने? 9,000। बेचे कितने? तो कोई क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो इसका मतलब है आपने जितना खर्चा किया है वो सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। अदरवाइज होता ये है कि आप खर्चा करते हो इतना सारा, आप कहते हो जी हमने इतना स्टॉक बेच दिया है, जो थोड़ा सा बच गया है वो हम ले जाते हैं बैलेंस शीट पे, किस नाम से? स्टॉक एंड ट्रेड के नाम से। बाकी खर्चा हम डाल देते हैं पीएनएल में। याद आ रहा है? इस तरह का हम कुछ कर देते, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो लेस क्लोजिंग स्टॉक होता था, क्यों करते थे लेस? क्यों पीएनएल से हटा देते थे उसको? क्योंकि हम कहते हैं हमने बेचा ही नहीं। मुझे बताओ, आपने यूनिट्स कितने बनाए? बेचे कितने? बनाए भी 9 है, बेचे भी 9 है, तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका मतलब है जितना खर्चा मैंने इनकर किया ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। अब बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। बताओ एक्चुअल सेल्स कितनी है हमारी? सर सेल्स है हमारे पास 3420,000। टोटल कॉस्ट कितनी है एक्चुअल? इन तीनों को ऐड कर दो। तो भाई तू तो यार जी, कितना? 1176,000, 1020,000 और 442,000, कितना? कितना? 26। ये हमारी टोटल कॉस्ट 2638। सर हमारा नेट प्रॉफिट कितना है जी? कितना? 782,000। सर 782,000 मेरा प्रॉफिट है एक्चुअल, ऐसा? बजटेड कितना है जी? 7 लाख। एक्चुअल कितना है जी? 782। 782 ज्यादा है, 82,000 ज्यादा कमाए। अब आए जरा उसका रीजन ढूंढना शुरू करें कि 82 हमने कहां से ज्यादा कमाए, क्यों ज्यादा कमाए, कैसे ज्यादा कमाए। सर मुझे फिर एक बात बताएं, आपने ये सारी कॉस्ट उठा के पीएनएल में क्यों डाल दी? मैंने कहा भाई मैंने 9,000 यूनिट बनाए, 9,000 यूनिट बेचे, 9,000 यूनिट बेचने से इतना रेवेन्यू आया, 9,000 यूनिट बनाने पे इतना खर्चा आया। हाँ, अगर मैंने 10,000 बनाए होते, बेचे 9 होते, तो ये सारी कॉस्ट में पीएनएल में नहीं डालता जी। चाय लिया, पानी भी लिया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे बच्चों, मेरे पास दोनों प्रॉफिट सामने सामने, 782 और 700,000, डिफरेंस कितना है दोनों में? 82। हमारे फेवर में, हमारे अगेंस्ट है? फेवर में, क्योंकि हमने एक्चुअल में ज्यादा प्रॉफिट बनाया। तो आए ढूंढना शुरू करते हैं सर। 82,000 हमने टोटल ढूंढने। सबसे पहले हमने उठाया कौन सा सर? मटेरियल के वेरिएंस। ऐसा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक्चुअल में आपने कितने यूनिट बनाए? 9,000। देख लो आंखें खोल के, मैं 10,000 यूनिट को लिफ्ट भी नहीं करा रहा वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हुए। मैं स्टार्ट किससे ले रहा हूँ? 9,000 से। एक यूनिट बनाने में केजी कितने लगने थे? 6 केजी। 1 केजी कितने का आना चाहिए था? 20 रुपए का। कितना आता है सर ये? 1। क्या ये 1080,000? इतने का खर्चा होना चाहिए था, जितने आपने यूनिट बनाया ना, इतने का खर्चा होना चाहिए था, ऐसा? अच्छा, गौर से सुनो, गौर से सुनो। इसको मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? सर मैंने कितने केजी? 56,000 केजी। कितने रुपयों में? 1176,000, ऐसा? तो जरा इसको डिवाइड करो, 1176,000 डिवाइडेड बाय 56,000, कितना? 21। अब देखो, पहली चीज आपने ढूंढी जो सवाल में नहीं गिवन थी। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर, 56,000 केजीज इंटू 21, कितना जी? 1176। कितने का गैप, कितने का डिफरेंस?
अब यहाँ रुको, अब यहाँ मैंने टेक्निकल डिस्कशन करनी, रुको। एक बात बताओ, क्या आपको साल के शुरू से पता था कि आप 9,000 यूनिट बनाओगे? नहीं, हमें क्या लगा हम कितने यूनिट बनाएंगे? 10,000। ये हमने सोचा था हम 10,000 बनाएंगे। जब हम साल के शुरू में सोच रहे थे कि हम 10,000 यूनिट बनाएंगे और एक यूनिट पे 6 kg मटेरियल लगेगा और 20 रुपए का केजी आएगा, तो इसका मतलब है 10,000 यूनिट पे टोटल मटेरियल हम प्लान करके बैठे थे कितना? 1,20,000 होता है ना। शेयू इसको कैलकुलेट कर लो, 120 इंटू 10,000 कितने? 12 लाख। यानी सर जब आप साल के शुरू में बजट बना रहे थे तो आपको थोड़ी पता था कि आपने 9,000 यूनिट बनाना है। एक्चुअल में आपने प्लान कितना किया था? आपका इरादा भी 10,000 बनाने का था। एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगना था? 120, 10 6 kg इंटू 20, यानी आपका इरादा पूरा पूरा था 12 लाख रुपए का मटेरियल खर्च करने का। आपने एक्चुअल में मटेरियल कितना खर्च किया? 11,76,000। तो आपने तो कंपनी को फायदा दिया है? नहीं सर, 12 लाख को 11,76,000 से कंपेयर करना गलत है। 12 लाख रुपए कॉस्ट होती किसकी? 10,000 यूनिट की, और हमने बनाए कितने एक्चुअल में? 9,000 यूनिट। ये कंपैरिजन करना गलत होता। तो हमने अपने बजट को पहले क्या किया? फ्लेक्स किया। हमने कहा नहीं, हमारे लिए बजट 12 लाख नहीं है, 9,000 के हिसाब से 120 रुपए पर यूनिट, ये बनता है 1.08 मिलियन। इससे कंपेयर करने हमने एक्चुअल कॉस्ट को। अब बताओ, हम बजट से एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं? नहीं, किससे कंपेयर करते हैं? फ्लेक्स बजट से। मुझे बताओ, ये 10800000 ये फ्लेक्स बजट है? किसके हिसाब से फ्लेक्स हुआ भाई? 9,000 यूनिट्स के हिसाब से। असल में बजट कितना था? 10,000 यूनिट का। असल में बजटेड कॉस्ट कितनी थी? 12 लाख। क्या मैंने 12 लाख को एक्चुअल से कंपेयर किया? नहीं सर। हम हमेशा क्या करेंगे बेटा, ये एक पॉइंट है जो जहन में बैठ गया ना, तो ये पूरा टॉपिक तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। हम कभी भी बजट से एक्चुअल को कंपेयर नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले अपने बजट को फ्लेक्स करते हैं। हमने 9,000 यूनिट के हिसाब से ये बजट पहले डिफाइन किया। हमने कहा जी हमारा मटेरियल 12 लाख नहीं लगना चाहिए, बल्कि 10,80,000 लगना चाहिए। अब बताओ हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 1,176,000। ऐसा है? अब बताओ, हमने बाकी कंपनी को 96,000 का क्या नुकसान दिया? ऐसा किसके मुकाबले में? फ्लेक्स बजट के मुकाबले में। ऐसा? अब बताओ मेरे बच्चों, इसमें दो पार्ट्स है, कौन कौन से? मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कितना जी? 1 kg हमें कॉस्ट करनी चाहिए थी 20 रुपए में, हमें 1 kg ने 21 रुपए कॉस्ट किए। मल्टीप्लाई बाय कितना? एडवर्स। फिर मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद, यार 1 मिनट ना, एक अर्जेंट कॉल आ रही है। फिर सर मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। जी मेरे बच्चों, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। जी सर, कितने केजी इस्तेमाल करने चाहिए थे? 9,000 इंटू 6। सर 10,000 इंटू 6 नहीं? नहीं सर, क्या हो गया? 9,000 हमने बनाया तो हमारा जो बजट भी है वो 9,000 के हिसाब से होना चाहिए। अब बताओ एक्चुअल कितना जी? 20। कितना जी? क्या ये दोनों मिला जुला के बराबर बनना है? ऐसा है? अब मुझे बताओ, आपने इस पर्टिकुलर सवाल में कहां कहां बजट को फ्लेक्स किया? टोटल वेरिएंस निकालते भी फ्लेक्स किया, यूजेज वेरिएंस में भी आपने यहां पर क्या रखा? 9,000 यूनिट के हिसाब से कितना मटेरियल लगना चाहिए था और आपने कितना मटेरियल लगाया। ऐसा है? ये बात समझ आती? अब बताओ सर, देखो कैलकुलेट तो करते जा रहे हो, जरा सा दिमाग भी चलाना है, ठीक है जी? आगे बढ़ो जरा। मटेरियल के बाद सर दूसरी चीज,
लेबर। प्यारे बच्चों, अब आपने खुद बताना है 10,000 के हिसाब से इसका बजट सेट करूं या 9,000 के हिसाब से? 9,000 के हिसाब से। 9,000 इंटू कितने जी? आर्स, 4 घंटे इंटू कितना आ रही है? जी सर, कितने कितने सर? 30। इसकी टोटल खर्चा कितना है सर? 34,000 का सर। 1.02 मिलियन ऐसा? या आगे जी 10200000 ऐसा? अब बताओ एवरेज रेट क्या आ रहा है? 30। अब यहाँ 2 मिनट रुको तसल्ली से। मुझे बताओ ऊपर वाला जो 9 लाख है और नीचे वाला जो 1020, कान खोल के सुनना, उसमें डिफरेंस इस वजह से है कि हमने लेबर महंगा खरीदा। और तो सुनना कितना? 5 रुपए। बेटा प्लीज बोर्ड पे लिखना, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं मुझे वो तुम लोगों को तुम्हारे जहन में उतारनी है जी। मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है सर? 1,00,000। ये कितना है टोटल? 1,20,000 ऐसा? और तो सुनो, मुझे बताओ सर दूसरा मेरे पास 9,000 यूनिट्स मैंने बनाए हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस इंटू 25 ऐसा कितना? 50,000 ना। ये तो मैकेनिक्स आप लोगों ने कर ली, मुझे मैकेनिक्स नहीं चाहिए। मेरा सवाल है कि ये जो वेरिएंस आ रहा है इसके 3 रीजन हैं। पहला रीजन, लेबर आर आपने महंगा खरीदा, मानते हो उसको? दूसरा रीजन, 9,000 यूनिट जो तुमने बनाए 4 घंटों में बन जाने चाहिए थे 1 यूनिट। आप जरा 34,000 को 9,000 से डिवाइड करें। इसका मतलब है 3.78 आवर्स में तुमने 1 यूनिट बनाया, जबकि बनाना कितने में चाहिए था? ये दूसरा रीजन आ गया ऐसा। पहला रीजन क्या है? आर महंगा खरीदा। दूसरा रीजन, थोड़ा सा जल्दी बना लिया हमने 1 यूनिट ऐसा। तीसरा रीजन इसमें ये कि ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाला जो ये अमाउंट है, ये 10,000 यूनिट के हिसाब से और ये 9,000 यूनिट के हिसाब से है। नहीं नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं सर आप, ये गलत बात कर रहे हैं। दोनों लाइनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? ये बजट भी 9,000 यूनिट का है और ये एक्चुअल भी कितने का है? 9,000 यूनिट का है। तो वेरिएंस के सिर्फ 2 ही रीजन है, वो क्या है? एक, आपने लेबर आर महंगा खरीदा, और दूसरा आपने 1 यूनिट पे जितने आवर्स लगाने चाहिए थे उससे कम लगाए ऐसा। क्या इस 1,20,000 रुपए में ये रीजन भी मौजूद है कि हमने 10,000 यूनिट बनाने थे, हमने 9 बनाए? नहीं सर, हमारा बजट भी 9,000 यूनिट के हिसाब से और एक्चुअल कॉस्ट तो है ही 9,000 यूनिट की। ये बात समझ आती है? तो अभी हम थोड़े टाइम में ना वर्क बैक सीखेंगे। वेरिएंसेस दिए होंगे, हमें किस पे आना पड़ेगा? बजट पे आना पड़ेगा। तो इस वेरिएंस से जब तुम बजट पे जाओगे, बजट पे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तो सारे वेरिएंसेस किसके हिसाब से बनाए? फ्लेक्स बजट के हिसाब से बनाए। तो आपको सर ये दिमाग में रखना है कि मैं इन वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हुए ये देख ही नहीं रहा कि बजटेड यूनिट्स थे कितने, फिनिश गुड्स बनाना कितना था। ये याद रहेगा जहन में। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मुझे बताओ, मैं वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं हमने यूनिट्स बनाने थे 10,000, सही कर रहा हूं मैं? नहीं सर, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये हमने कितने यूनिट बनाने थे बाबू? 9,000 बनाने नहीं थे, बनाए 9,000। 1 यूनिट पे आवर्स कितने लगने चाहिए जी? 4 घंटे। 1 घंटा कितने का आना चाहिए? कितने? 5,40,000। बोर्ड पे देखते रहना ऐसा, बोर्ड पे एक्चुअल कॉस्ट जी। आपने कितने आवर्स लगाए जी? 34,000 आवर्स। 1 घंटा कितने का आया? 13। अच्छा, ये हमें किसने बताया कि 1 घंटा 13 का आया? सर ये हमने वर्कआउट किया, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो 4,42,000 की है। अब बताएं मेरे पास सर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 98 फेवरेबल। इस 98 के 3 रीजन है। पहला, हाँ सर 2 रीजन है, 3 नहीं है। ऊपर वाला 9,000 यूनिट का बजट, ये मैं बार बार तुम्हारे जहन में घुसेड़ता जाऊंगा।
यहां तक कि तुम जब इस पे पक्के हो जाओगे, ईमान तुम्हारा पक्का हो जाएगा, उस वक्त भी मैं बोलूंगा, रुकूंगा नहीं, ठीक है जी। क्योंकि ये एक चीज है जो बच्चे के भेजे में नहीं बैठती। और पेपर में जब आता है ना कि जी ये वेरिएंसेस है, इसको उलट करके बजट बनाओ, तो वो ये सोचता है कि वेरिएंस निकला है बजट और एक्चुअल को कंपेयर करके। नहीं, ये कभी भी बजट और एक्चुअल को कंपेयर करके नहीं निकला है। किसको कंपेयर करके निकला है? ये एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से पहले हमने बजट को फ्लेक्स किया, फिर हमने एक्चुअल कॉस्ट से इसको कंपेयर किया। पक्का? अब बताएं सर, मेरे पास इसमें 2 रीजन थे, कौन से जी? वेरिएबल ओवरहेड्स कितने जी? एक घंटा कितने में आना चाहिए था? 15 में। हमने एक घंटा कितने में? 13 मल्टीप्लाई बाय फेवरेबल। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड का ये कौन सा वेरिएंस था? एक्सपेंडिचर। वेरिएबल ओवरहेड का अब मैं कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करने जा रहा हूँ? वॉल्यूम। 9000। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। आगे क्या था? अज़नबतु अमदन औ ख़तान सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबिल लज़ी अअलमु व मिन ज़ंबिल लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल उयूब व ग़फ़ारुज़ ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता। कौन सा कलमा था? मैंने पढ़ दिया, 5वां कलमा था। अच्छा, ये बचपन में कारी साहब जो आपको डंडे लगा लगा के याद कराते हैं ना, आपको जवानी में भी बुढ़ापे में भी जाके चीजें याद रहती हैं, पता नहीं होता ये था क्या है। वो मेरा निकाह था, तो उसमें मुझे कहता है वो आपको है दूसरा निकाह था, वो बता रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ये याद है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती? मैंने कहा हाँ बिल्कुल याद है। उन्होंने सुना है? मैंने कहा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर व क़द्र खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। उससे कहा ये क्या है? मैंने कहा पता नहीं। याद है, मैंने सुना दिया तुम्हें, लेकिन ये मुझे पता नहीं। उसने कहा ये पता नहीं कौन सा ईमान है मुफस्सल। ईमान मुफस्सल, चलो खैर है। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माई व सिफाती व कबिलतु जमीअ अहकामी इकरारुन बिल लिसानी व तस्दीकुन बिल कल्ब। यही है। अच्छा, याद सारे हैं भाई, सरायकी उस्ताद से पढ़ा है और मंड के मार खाई है। हाँ, सरायकी उस्ताद जो भी होते हैं कुरान पढ़ाने वाले, उनको तशद्दुद में मजा आता है, ठीक है जी। उनको फील होता है कि यार जब तक बच्चे को मारो नहीं, ना बच्चे को सवाब मिलना है ना उनको मिलना है। और हमारे उस्ताद के दाव होते थे, यूं उंगलियों में पेन फंसा के यूं दबाते, और मजा आता था उनको। वैसी तबीयत के इंसान थे, अल्लाह ताला उनको अब जन्नती बख्शे, ठीक है जी। क्या रहा है सर? बहुत मारा उस्ताद ने, फेवरेबल है, अच्छा ही। लेकिन हमने भी कोई कम हरामकारियां नहीं की हैं उनके साथ, ठीक है जी। उनके लिए हम खाना वाना लेने जाते थे, अच्छी अच्छी चीजें खुद खा जाते थे बीच में, लेकिन बड़े अच्छे इंसान थे यार। मार वार हटा दो उसमें से। एक दफा उन्होंने हाथ तोड़ दिया था, इतना खींच के डंडा मारा था, हाथ टूट गया था। पट्टी बांध के आया, मैंने अब्बा को बोला अब्बा जाएंगे सुना देंगे। अब्बा भी हमारे ऐसे ही, कारी साहब जरा हल्का हाथ रखा करें। और कारी साहब ऊपर से आ रहे हैं, नहीं इसको तो मैंने कम मारा है। कम मारा है? अच्छा जी। यार हम लोग ना अलग तबका। मेरी बेटी को कारिया ने डांटा, बेटी आगे मैंने नहीं जाना, मैं जाना ही नहीं है मदरसे। हम ले गए, उन्होंने कारिया के सामने बिठा दिया कि अल्लाह के वास्ते से जरा प्यार से पेश आए। कारिया उसकी मिन्नत कर रही है, बेटा खैर है कोई मसला? बेटी नहीं, पढ़ना ही नहीं। मैंने कहा यार हमारे माँ बाप थे, हम मोचड़े खा के आते थे, अब्बा भी मारते थे, ठीक है ना। वहाँ सारा जुल्म लीगलाइज था हमारे टाइम पे। अच्छा जी सर, मुझे एक बात बताएं, अगेन इस 98,000 में भी वही 2 बातें, रेट का फर्क है और सर और यूजेज का फर्क है, लेकिन 9,000 और 10,000 वाला सीन नहीं है कोई ऐसा। अच्छा अब सुनो जरा दोस्त, अब मैं सेल्स के वेरिएंसेस निकाल रहा हूं, बोर्ड में देखिएगा दोस्त। सेल्स के वेरिएंसेस में हम टोटल वेरिएंस नहीं निकालते, बिकॉज हम इंटरेस्टेड ही नहीं है ये चीज जानने में कि हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ा और कितना कम हुआ। हम ये जानने में इंटरेस्टेड है कि रेवेन्यू के चेंज होने से हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आया। तो मुझे बताओ सबसे पहले सेल्स का प्राइस वेरिएंस। हाँ जी, एक यूनिट आपने बेचना कितने में था? क्या आपने 350 में बेचा? सर मैंने तो पता नहीं कोई
इतने मिलियन रुपए कमाए, 3.42 मिलियन डिवाइडेड बाय कितने, 9,000 कितने। तो माशाल्लाह हमने सर कस्टमर को बहुत बुरे तरीके से काटा है, क्योंकि उसके नाम में ही मर है कस्टमर। तो बताएं सर हमने कितने रुपए ज्यादा में बेचा है यूनिट, 30 रुपए ज्यादा में बेचा। 30 रुपए हर एक यूनिट से ज्यादा लिए, कस्टमर से ज्यादा लिए। फायदा है नुकसान है? फायदा है सर। कितने का? 2,70,000। दो इसका मैथमेटिकल साइन नेगेटिव है, लेकिन मैं नेगेटिव में नहीं लिख रहा। मैं कह रहा हूं कि सर ये मेरे फेवर में। डन। अच्छा जी, फिर सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ बाबू, कितने बनाने थे? पहली दफा हमने इस 10,000 को इज्जत दी, इसको किसी वेरिएंस पर डाला हूं। ऐसा सर हमने बनाए कितने, और एक यूनिट पे हम क्या कमाने निकले थे? 70 रुपए। तो इसका मतलब है सर मैंने कम यूनिट बेच के कंपनी को 70,000 का नुकसान दिया। दो मैथमेटिकली ये एक पॉजिटिव फिगर है, लेकिन इन एसेंस ये कंपनी के लिए एडवर्स है। तो मैं इसको क्या रख रहा हूं? नेगेटिव में रख। हट जा भाई, ये कैसे हटेगा? अच्छा सुनो, सारे वेरिएंसेस निकल आए। अब उसूलन सारे वेरिएंसेस को टोटल करूं तो 82,000 बनना चाहिए। ऐसा है? आओ जरा चेक करें सर। मैं ऐसे 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 रखूं इसको। सर मेरे पास बजटेड प्रॉफिट कितने का, कितने का बाबू? सर मेरे पास बजटेड प्रॉफिट के बाद एक्चुअल कितना था? 782। कितने का डिफरेंस है? ये मेरे पास सर डिफरेंस। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं जी एक्सप्लेन्ड बाय, अब वेरिएंसेस के थ्रू उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरी पहले वेरिएंसेस का हिसाब किताब, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, कितना? 56 और 40। ऐसा एडवर्स और 40 भी एडवर्स। कितना हो गया जनाब ये टोटल? 96,000 एडवर्स। लेकिन हमारा तो 82 पॉजिटिव है, और भी वेरिएंस है। रुक जाओ। लेबर का रेट, लेबर का एफिशिएंसी कितना? सॉरी 170 और 50 पॉजिटिव। 170 और 50,000 ना। शुक्रिया बेटा। कितना आ गया सर ये? 120,000 नेगेटिव। चलो जी, ये तो और दलदल में धंसते जा रहे हैं। फिर वेरिएबल ओवरहेड कितना जी? वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी कितना जी? 60 जी। क्या करो बेटा फुरकान? ये आगे जी 98। फिर सेल्स के दो वेरिएंसेस। सेल्स का प्राइस वेरिएंस कितना जी? 270। सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस, तो नेट करूं तो किसका? नहीं तो मेरे काम करो, यही लिख दो डिफरेंस 82 और नीचे लिख दो 82। कहानी खत्म। ये सारे दिखाने ना, तभी तो वेरिएंसेस तभी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं तो हम इनका ऊपर ही टोटल करके लिख देते कि टोटल ऑफ वेरिएंसेस 82। कहानी खत्म। नहीं, वेरिएंसेस आपने नीचे दिखाने, रिकंसिलेशन बना के देनी है। अब बताओ रिकंसाइल करूं तो कितना आ रही है? 82,000 आ रहा है। अच्छा सुनो जरा दोस्त, मेरा एक सवाल है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। सुनो, 82,000 आ रहा है। अब सुनो सुनो, जिसको समझ आ जाना वो जवाब देना। सवाल मैं पूछ रहा हूं बहुत लॉजिकल। आपने बजटेड प्रॉफिट रखा कितने यूनिट्स का? एक्चुअल कितने यूनिट्स का? ये कंपैरिजन वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है। हम तो कंपैरिजन कर रहे ही इसी चीज का था कि हमने बजट के मुकाबले में क्या किया। एक बच्चा कह रहे नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो चाहता हूं कि चूंकि मैंने बनाए 9,000 यूनिट है, तो रिकंसिलेशन में भी बजट किसके हिसाब से होना चाहिए? अगर मैं ये 9,000 यूनिट के हिसाब से रखता, ये 7 लाख की जगह कितना होता?
ऊपर जाओ, बजटेड प्रॉफिट निकाला। आप कहें जी चूंकि हमने बनाई 9000 यूनिट है तो 9000 इंटू 70 होना चाहिए था, कितना 6,30,000 ऐसा। एक बच्चा कह रहा है नहीं, मैं 9000 यूनिट के एक्चुअल को 9000 यूनिट के बजट से ही कंपेयर करूंगा, दिस शुड बी 630, और 9000 यूनिट में हमने कमाए कितने 782, तो हमारा गैप कितना है 150। तो ये रिकंसाइल करके देना हमें। मैंने कहा ठीक है अभी रिकंसाइल कर देते हैं, ये 96 ही रहेगा। क्यों 9000 यूनिट का बजट 9000 का एक्चुअल, ये एक 20 ही रहेगा, ये 98 रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या इंडिकेट करता है। 10 की जगह 9 बनाए, 10 की जगह 9 बनाए तो इतने का नुकसान हुआ, तो फिर इसको काउंट नहीं करो ना, इसको पर काउंट नहीं करो। ये वेरिएंस शो ये कर रहा है कि आपने 10 बनाने थे, बनाए कितने। तो अगर आपने सारी चीजें 9000 पे ही रखनी है तो फिर इस वेरिएंस को काउंट नहीं करो। अगर मैं इस वेरिएंस को काउंट नहीं करता तो मेरे पास ये टोटल कितना रहता है। अब बताओ ये कितना आ रहा है टोटल। क्या ये मैच कर रहा है इससे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में मुझे वो ये जो शॉकिंग पिंक कलर का ये बनाना है या ये वाला बनाना है मैंने। अब आपने सवाल की रिक्वायरमेंट देखनी है। अगर सवाल कहता है ना जी मुझे बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल करके दो, तो आपने ये रिकंसिलेशन बनानी। और अगर वो आपको कहे कि जी जितने हमने यूनिट बनाए इस पे जो प्रॉफिट बनता था, बनना चाहिए था बजट के हिसाब से, और जितना बना है ये रिकंसाइल करके दो, तो फिर आपने सर ये भी 9000 का रखना है, ये भी 9000 का रखना है, फिर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करना। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने का एक ही रीजन है, वो क्या है कि हमने जितने यूनिट बनाने से मिस किए हैं उससे हमारे प्रॉफिट्स में क्या क्या इफेक्ट आया, ऐसा है। अब बताओ आइंदा के बाद अगर मुझे बजट और एक्चुअल को कंपेयर करना होगा। हेलो जी, अब बताओ कर लोगे। बता सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या बताता है। हमने 1000 यूनिट नहीं बनाया, उसकी वजह से 70 का नुकसान हुआ। तो प्यारे भाई आपने एग्जाम में आंखें खोल के काम करना है। सिर्फ एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने आपसे ये कहा है कि 9000 के बजट और 9000 के एक्चुअल को मुझे रिकंसाइल करके दो। अदरवाइज उसने हमेशा क्या पूछा है कि बजट, ओरिजिनल बजट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करके दो और बताओ कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान हुआ है। कर लोगे मैनेज पक्का 9000 से होगा ना। हाँ लेकिन चलो क्लियर है भैया। अब बताओ सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हमने कब कैलकुलेट करना है, जब आप बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करें, ऐसा है पक्का जी। बाजी इसको जो कहेगा किसी को लतीफा सुना सब असर। एसी बंद कर दिया तुमने क्यों। बाकियों को तो किसी को और को मसला है क्या। अच्छी बात है हमारा बिल बच्चे का, मजाक करो, खोलना है खोल लो भाई, खोलना है किसी को। जी बेटा नहीं खोलना, अच्छा चलो ठीक है आगे बोलो। औरतों के मामले में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, आगे बोलो। ये कॉपी करो भाई। दोबारा बता रहे उसको, रिवर्स वर्किंग वाला भी बताया बताया, वो बाद में देखेंगे हम। ऊपर कर दें किसको, कहां से कॉपी करना है। ये क्लास पोर्टल पे शाम तक डल जाती है, 1-2 घंटे में डल जाती है, ठीक है ना। असल में मसला ये होता है कि इस क्लास में वो पहले बैठ के ना ये किससे कहानियां निकाल देता है बीच में से, हैं। पीडीएफ भी जहां ग्रुप है उसी के ऊपर एक गूगल ड्राइव का लिंक आ रहा है, उसमें हाथों हाथ अपलोड हो जाती है। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, ठीक है ना। सर इस रिकंसिलेशन का कोई फॉर्मेट है नहीं, आपने जैसे बनानी है बना लो, बस कोशिश ये करो कि उसको समझ आ जाए। जी मेरा बच्चा
या देखो, जिस बंदे का मैथ्स अच्छा है उसको मैं कहूंगा कि 2014 से पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2014 से आगे कोई 10 साल 9 साल बनते हैं, कोई 15-16 अटेम्प्ट्स बनती, दिस इज मोर देन एनफ। उससे पीछे जो ना वो रिप्रेजेंटेटिव पेपर नहीं है, उसकी वजह ये, उससे पीछे जो पेपर है उसमें कोर्स बहुत डिफरेंट था। अच्छा, 2013 में कोर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी डली जो अब कोर्स में नहीं है। 2013 में आपको एनपीवी कॉस्टिंग के हर पेपर में नजर आएगा, अब नहीं है। 2013 के बाद बजटिंग का चैप्टर आपको ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में नजर आएगा, वो अब नहीं है। तो कोर्स में बहुत चेंजेस आई हैं, लेकिन 2013 के बाद से आईकैप के एग्जामिनर ने बड़े सेटल्ड तरीके से ना सवाल पूछे, वो अच्छे सवाल हैं। इससे पहले तो वो करता क्या था, वो 5 सवाल पूछता था पेपर में, 17, 18, 22, 20 और कहानी खत्म। 5 सवाल 20-20 नंबर के, और उनमें बेशुमार गलतियां, ठीक है जी। तो 2013 से पीछे जाने की जरूरत नहीं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हुए जैसे ओवरहेड्स वगैरह, इसमें आप पीछे चले जाओ तो कोई मसला नहीं, अदरवाइज 2013 14 से पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2013-14 के आगे जो पेपर्स होंगे उसमें कोई 30-40% पेपर आपके काम का नहीं होगा। वो कोर्स वो टॉपिक्स अब कोर्स में नहीं है, ठीक है जी। पिंक से जो लिखा है वो कब बनानी होगी? पिंक से जो लिखा है वो बनानी होगी जब एग्जामिनर कहेगा जी आपने कितने यूनिट बनाए, हम कहे 9000, वो कहे तो भी बजट भी 9000 का रखो, एक्चुअल प्रॉफिट भी 9000 का रखो, और उनको रिकनसाइल करो। अगर एग्जामिनर कहेगा जी एक्चुअल प्रॉफिट 9000 का, बजटेड प्रॉफिट 10,000 का, तो फिर हम क्या करेंगे, ये ब्लू और ये ऑरेंज कलर वाला बनाएंगे, ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या दिखाएंगे, सेल्स वॉल्यूम वैरियंस भी दिखाएंगे, ऐसा। आपकी बुक वाले क्वेश्चन 2013 के बाद से हैं। देखो, मेरी बुक के अंदर ना आपको एक एक टॉपिक पे 50-50, 60-60 सवाल मिलेंगे, ठीक है जी। आप लोग चूंकि बहुत मसरूफ लोग हैं और शाज़ो नादिर आपके पास पढ़ने का टाइम बचता है, क्योंकि ये तो एक ऐसी एक्टिविटी है पढ़ने वढ़ने की कि जिसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है आपको, तो आप लोग पढ़ते कम हो। तो मैं एक लिस्ट दे देता हूँ, हर टॉपिक में से कोई 14, 15, 16 सवाल होते हैं, वो कर लो तो बहुत है। तो वो सही है, वो बना देगा, एक आध दिन में बना देगा, रुको, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इस किताब में और पुरानी किताब में चेंज नहीं है, नंबरिंग में कोई चेंज नहीं है, उठा के कर सकते, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई बंदा पूरी यार, हसनैन जिसका मेरिट था उसने पूरी किताब सॉल्व की थी, ऐसा नहीं कि उसको पूरी किताब सॉल्व करके उसका मेरिट आया, नहीं, वो बंदा ऐसा था, ठीक है जी। उससे पहले उसामा था जिसका मेरिट था, वो भी ऐसे ही खपती था। फैसल, जो लड़का, क्या नाम है उसका, आसिफ फैसल, जिसका सारे सब्जेक्ट में मेरिट है लेकिन हरामखोर का मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, कॉस्टिंग में, ठीक है जी। वो ऐसा था। 2 भाई बहन थे जिनके अभी एफएफआर और ऑडिट में हमारे यहाँ से गोल्ड मेडल आया, वो भी ऐसे थे कि उन्होंने पूरी पूरी किताब सॉल्व कर ली थी। लेकिन कुछ हमारी तरह स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सर इसमें से वो बता दें जो काम के, ठीक है। काम वाले जो है वो 20 के करीब है, वो आप कर लेना, ठीक है। हर टॉपिक में 15, 16, 10, तो वो आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, ऐसा। और आपने करना भी वही है जितना आपको मैं बोल दूं। आपने थोड़ी मेरिट लाना है, ऐसे ही है ना, मेरिट तो एक ही बंदे का आएगा, पास हो जाए तो बस बहुत है। एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन है सेल्स माइनस कॉस्ट। अच्छा भाई, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, एक सवाल आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, और जो होमवर्क कल की क्लास से पहले नहीं करेगा इंशाल्लाह वो फेल हो जाएगा, इंशाल्लाह फेल हो जाएगा। ये मैंने ऐसी पीडीएफ में डाल दिया, ये पीडीएफ अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, और अगर आपने इसकी तस्वीर लेनी है तो इसकी आप तस्वीर भी ले सकते हैं। हाँ, बुक के अंदर शायद हो, लेकिन फिर भी तस्वीर ले लेते हैं आप। ठीक है जी भाई, यहीं तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।